हेलो लर्नर्स। इग्नू एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लासेस चलेंगी। अभी हमने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं। अब एक एक कर कर कोर्स जो इग्नू का जो कोर्स होता है, जैसे कि एक एक कोर्स के स्टडी मटेरियल को एक्सप्लेन करते चलेंगे। साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कैसा क्वेश्चन पेपर रहता है, उनके अंदर कैसे उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर कैसे रखने हैं और पेपर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करने जाते हैं, तो अगर उस कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस 10th या 12th लेवल तक का है तो हम एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं, वो हमारी गाइड बुक बनती है। वैसे ही अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इग्नू की बुक्स एक बहुत अच्छी गाइड बुक रहती है, क्योंकि यह एक इंडिया की, आई वुड से कि इंडिया की बेस्ट बुक्स में से एक कहलाती है इग्नू की बुक्स। इनका जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, और अगर बाय चांस कोई मिस्टेक भी है बुक के अंदर तो हम चैलेंज कर सकते हैं उसको। अदरवाइज हम किसी और पब्लिशर की बुक के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। कोई एग्जाम में इंफॉर्मेशन है, आप बुक से पढ़ कर गए हैं और वो एग्जाम में आपने वो करेक्ट किया है, पर उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, उन्होंने इनकरेक्ट करे, तो आप बुक के बेसिस पर उसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये बुक इतनी ऑथेंटिकेटेड है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो इन इग्नू की बुक्स का बेनिफिट आपको यूपीएससी, कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है BHIE 145, ये हमारा कोर्स कोड है, ठीक है। और तो टाइटल है सम एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम 1789 टू 1944। ये अगर हम इग्नू के पर्सपेक्टिव से इसको सोचें तो ये हमारे पेपर में ऑब्वियस सी बात है एग्जाम होएगा। जो भी हिस्ट्री के बच्चे हैं उनको ये एग्जाम देना है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्ट किया है, चाहे वो बीएजी के अंदर है चाहे ऑनर्स के अंदर है, उन सब के लिए, उन सब में ये काम आने वाला है। और अब आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी के अंदर ये जो यूरोपियन हिस्ट्री है ना, वो जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर होता है, उसके सेकंड पार्ट के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, तो हमें पूरा थॉरली पढ़ना होता है इस टॉपिक को। जैसे हम बुक के टाइटल से ही समझ गए हैं कि बुक के अंदर यूरोप के कुछ ऐतिहासिक हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, जो कि इस समय रेखा के अंदर होगी, इस टाइम पीरियड के बीच में हो, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बुक का फर्स्ट कवर, ये कुछ फ्लैग्स की फोटो देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज यूरोप की हैं। आप सब क्यूरियस होंगे क्योंकि हमने नहीं पढ़ी है यूरोप हिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया में रहे हैं, लोगों ने इंडिया की पूरी नहीं पढ़ी है, तो वैसे ही यूरोप की है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये तो है यूके का फ्लैग, ये वाला, ये है इटली, ये रशिया। रशिया आप कहेंगे रशिया तो एशिया में आता है, तो बच्चों बात ये है कि रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, उसका डिवाइडेड है। वो हम आगे मैप में डिस्कस करेंगे कैसे रशिया डिवाइडेड, क्योंकि हम यूरोप के कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ उनके इम्पोर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल थिंग्स हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके उससे हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये है हमारा फ्रांस, आई विल चेंज द कलर, ये है हमारा फ्रांस एंड दिस इज जर्मनी, ओके। तो ये सब हो गए, यूरोप के अंडर आते हैं ये। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आने के लिए मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगी, ठीक है। वर्ल्ड मैप चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के अंदर जो ये एरिया है ना, यहाँ से ये जो लाइन डिवाइड होती है, ये एरिया यहाँ से टर्की को इंक्लूड करते हुए इटली, स्पेन, आइसलैंड, और ये वाला सारा एरिया आता है यूरोप। यूरोप कहलाता है ये एरिया, ओके, ये यूरोप है। अब हम बात कर ही रहे हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगी आपको पता भी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एशिया, ये वाला सारा जो एरिया है, एशिया बड़ा, बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये हो गया एशिया। ये ऑस्ट्रेलिया जैसा कि दिख रहा है, और ये हो गया अफ्रीका,
ये हो गया सदर्न अमेरिका, और ये हो गया नॉर्दर्न अमेरिका, ये अटलांटिका। तो ये हो गया 7 कॉन्टिनेंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपसे अब कोई पूछेगा 7 कॉन्टिनेंट्स को ना, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा, पर एक क्लैरिटी फिर भी चाहिए होती है। तो वो मैंने आपको बताया यूरोप, इस पार्ट के बारे में हम इसके अंदर अब बात करेंगे। यूरोप को मैं आपको थोड़ा ब्रीफली दिखा देती हूँ, आज का प्रेजेंट यूरोप दिखता कैसा है। आज का प्रेजेंट यूरोप कुछ इस प्रकार दिखता है। ये रशिया का कुछ पार्ट है। पहले जिस हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना, उस टाइम पे यूक्रेन नहीं था। यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था। पर प्रेजेंटली अब यूक्रेन अलग कंट्री है, टर्की अलग, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमेनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज हैं कुछ। ये सब मेन कंट्रीज हैं। इनका हम बार बार नाम सुनेंगे इस बुक के अंदर, क्योंकि हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कैसे ये कंट्रीज बनी, पहले इकट्ठी किंगडम होता था, फिर धीरे धीरे कैसे डिवाइड हुए या जुड़े, कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा इनकी हिस्ट्री के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये यूरोप का मैप हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए यूरोप के अंदर कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं। तो ये कुछ, अब हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर। ये बुक, ये इंदिरा गांधी जी का एक पोएट है, बड़ा ही अच्छा पोएट है, हमें पढ़ना चाहिए, मस्ट रीड। तो आज के इस, क्या बोलते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम कोर्स इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स कवर करेंगे, क्या क्या होगा उन यूनिट्स के अंदर। उसके बाद लाइन वाइज लाइन डेट डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होंगी इस टॉपिक के ऊपर, और एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर पूरी बुक कंप्लीट होगी है। तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एक तो डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी मैं अपलोड करूंगी, और आप अब अवेयर रहेंगे कि चैप्टर कहाँ तक चल चुका है, कहाँ पर आप, कौन सा आपको टॉपिक मेजरली पढ़ना है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट क्या है, कितनी यूनिट है, यूनिट हम देख पा रहे हैं 14 यूनिट्स है इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट के अंदर मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिकल कल्चर, जो स्टेट उस टाइम पे थी 1789 के अंदर से लेके 1945 के बीच में। तो ये फर्स्ट चैप्टर 1789 के अंदर क्या मॉडर्न स्टेट थी या पॉलिटिकल कल्चर क्या था उस टाइम पे, वो बताएगा। रेडिकल एक्शन बाय मासेस, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न फ्रेंच स्टेट, इंटेलेक्चुअल ट्रेंड, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, हर एक टॉपिक को हम वेरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी। न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड नेशनल स्टेट, नेशन स्टेट, लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट वर्ल्ड, colonialism and imperialism, rise of fascism and nazism and two world war, ये सब हम कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम कोर्स इंट्रोडक्शन के ऊपर। कोर्स इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब कोर्स इंट्रोडक्शन बताएंगे। दिस कोर्स इज डिवोटेड, दिस कोर्स इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ वर्ल्ड। ये जो कोर्स है एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया है, बताता है, बुक कह रही है ये, जो कि है यूरोप, यूरोप के बारे में बताया गया है। एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ टाइम के बारे में है, जो कि 2 सेंचुरीज, एक लिमिट मतलब 2 सेंचुरीज के अंदर क्या हुआ यूरोप के अंदर, उनके बारे में बताया। 2 सेंचुरीज से आप सबको अगर नहीं पता तो मैं क्लियर कर देती हूँ, सेंचुरी किसको बोलते हैं। एक सेंचुरी में हमको पता है 100 ईयर्स होते हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, ओके। तो 2 सेंचुरी है तो ऑब्वियस बात है कि 200 ईयर्स का टाइम पीरियड के अंदर जो जो यूरोप के अंदर घटा है वो बताया जाएगा, ओके। ये हो गया। तो आगे क्या है, जो कि टाइम पीरियड मिडल ऑफ द 18 टू द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि मिडल ऑफ द 18th का मतलब है कि मिडल, इन्होंने अप्रोक्सीमेट टाइम बताया। वैसे तो बुक में पहले ही मेंशन किया गया है कि आपको हिस्ट्री बताई जाएगी इस टाइम 1789 से 1945 के बीच की आपको हिस्ट्री बताई जाएगी। पर अगर जैसे आजकल क्या यूज होता है, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि आपको अगर एक्यूरेट डेट्स याद ना हो तो आप उनको एक, क्या बोलते हैं, मोटे तौर से ऐसे लिख सकते हैं कि 1800, मिड 1800 से लेकर
मिड 20th 18th और मिड 20th सेंचुरी तक। अब कहेंगे 18th कहाँ पर है? 18th वैसे तो सबको बेसिक नॉलेज होगी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1701 के बाद जितने भी ईयर्स आते हैं, 100 ईयर्स का जो टाइम गैप है 1800 तक पहुंचने का, उन सबको 18th सेंचुरी बोला जाता है। 18th सेंचुरी कैलकुलेट किया जाता है उस टाइम पीरियड के बीच को। जैसे कि आज के दिन हम जैसे भी हम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, जी रहे हैं। 21st सेंचुरी के अंदर है। कभी भी आपने न्यूज देखा होगा, या फिर कहीं पे भी आपने ऐसे सुना होगा, या न्यूज़पेपर में लिखा हो देखा होगा, तो वहां लिखा होता है हम 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, उससे क्या अभिप्राय होता है? उसका मतलब ये होता है कि 21st सेंचुरी मीन्स हम 2022 के अंदर है, जो कि 21 21वीं सदी की तरफ चल दिया है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट के अंदर आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर कोई चीज मैं क्लियरली नहीं बता पाई, या किसी में मेरी से गलती हो गई है, तो आप उसमें बता सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। Yet it could be considered significant in three different ways. इसमें आप बताएंगे कि ये तीन डिफरेंट वेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम की जो हिस्ट्री है ना, तीन कारण है, थ्री डिफरेंट वेज है। क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तीन कारण बताए गए हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। पहला बताया गया है, पहला, जैसे कि फर्स्ट अमंग द वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वन, एज सच इट इज as important to know and understand as any other human history। जैसे कि सारे कल्चर हैं, ये अगर ये लगाया हम, ये वर्ल्ड है, जैसे कि हर कल्चर है, हर एक, जैसे इंडिया का एक कल्चर है, यूरोप का एक कल्चर है, अफ्रीका का एक है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, हर एक कंट्री का, हर एक कॉन्टिनेंट का, सबका अलग अलग कल्चर है। जैसे कि वो इंडिया का कल्चर हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, वैसे ही कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री का जितना भी कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री का कल्चर पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यूरोप का कल्चर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है फर्स्टली, जैसे कि इन्होंने बोला है आगे, इट इज एन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन आर टाइम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम। जैसे कि कोई भी कल्चर पढ़ना जरूरी है, वैसे ही हमको ये यूरोपियन कल्चर या यूरोप के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जिस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर अगर कोई चीज चल रही थी 1750 के अंदर, तो यूरोप के अंदर उस टाइम पे क्या चल रहा था, उसका सोसाइटी कैसी थी, कल्चर रिलीजन कैसा था, क्या चल रहा था, उस बेसिस पे हमको पता होना चाहिए कि हम उस कंट्री के कंपैरेटिवली क्या स्टेज थी हमारी, उसकी क्या थी, कंपैरिजन के लिए भी और नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। अब सेकंड बताया है, सेकंड इसने कहा है कि इट एक्सपेंड ओवर मच ऑफ द वर्ल्ड। हमने अभी देखा कि यूरोप वैसे भी एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है आज के दिन भी, पर जिस टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है उस टाइम पे, जैसे कि जैसे फ्रांस, ब्रिटिश, पोर्टुगल्स, डच, इन सब ने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये लगा लो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आपने मॉडर्न वो ब्रिटिश रूल पढ़ा है इंडिया का, तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंडिया था, हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश आए, सबने अपना अपना रूल किया। ब्रिटिश आए मतलब डच भी आए थे, उन्होंने रूल किया, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था, ऐसे ही कॉलोनी बनाया था हमको। तो उन्होंने उसी तरीके से उस टाइम पे अफ्रीका भी कॉलोनी थी, इंडिया कॉलोनी रह चुकी है, ऑस्ट्रेलिया भी कॉलोनी थी। तो ऐसे बहुत ज्यादा एरिया एक्वायर कर रखा था उस टाइम पीरियड के अंदर। तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लार्ज एरिया कवर कर रखा था। यूरोप ने एक्सपेंड किया है ओवर मच ऑफ द वर्ल्ड, और जैसे हमने देखा कि उन्होंने डिस्ट्रॉय भी करा है कुछ कल्चर्स को, और कुछ हद तक छोटा भी किया है, मार्जिनलाइज भी करा है, खत्म की तादाद पर ही है। तो उसके कुछ जो कल्चर उन्होंने या तो खत्म किए या मार्जिनलाइज करे हैं, उन कल्चर के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल ही कह सकते हैं। अमेरिकन, सर्बेरिया इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो अमेरिकन एंड सर्बिया का जो कल्चर था,
साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो मार्जिनलाइज हुआ है। ठीक है, जो ये कल्चर हुआ था वो बहुत हद तक मार्जिनलाइज हुआ है, और डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। पहले अमेरिकन और सर्बिया के कल्चर्स थे जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते थे, पर अब नहीं पाए जाते हैं वो फ्रिक्वेंसी से। तो आगे हम देख रहे हैं जैसे एंड सरप्लांटेड एंड सरप्लांटिंग देम विद न्यू यूरोप्स। जो ये कल्चर इन्होंने डिस्ट्रॉय करे ना, उसकी जगह उन्होंने जो न्यू कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि यूरोप का था। न्यू यूरोपियंस बना दी, यूं कह सकते हैं इनको, कुछ समय के लिए कह लो, या अभी भी कोई एक कल्चर जब इन्वॉल्व होता है दूसरे कल्चर के साथ, तो एक कुछ मिक्सचर ऑफ कल्चर निकल के आता है, और कई बार चेंज भी हो जाता है पूरा कल्चर। तो यहाँ पर नाम दिया गया कि न्यू यूरोप बन चुके थे उस टाइम पे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। um, आगे कहा गया है इट ऑल्सो conquered and dominated the rest of the world through direct or indirect colonialism during these 2 centuries। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि यूरोप ने अम, या तो यूं लगा लो कि कब्जा करा है, या अपनी डोमिनेशन शो करी है पूरी वर्ल्ड के ऊपर। या तो वो डायरेक्टली उस जगह के राजा वगैरह बन के बैठ जाते थे, या इनडायरेक्टली जैसे कॉलोनीज बनी थी, जैसे इंडिया के अंदर इंडियन कॉलोनी बनी थी, साउथ अफ्रीका में भी बहुत कॉलोनीज बनी थी ब्रिटिशर्स की, या फिर उस बेसिस पर। तो इसी के अंदर यही बताया गया है कि उन्होंने डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉलोनिज्म से ड्यूरिंग दिस 2 सेंचुरी, 200 साल के अंदर उन्होंने ये करा। आगे है द वेरी स्पैन ऑफ दिस कोर्स। जो इन्होंने ऐसे कॉलोनीज वगैरह बनाई थी ना, वो इस बुक के अंदर कवर्ड है। मतलब स्पेन जो अब ये हम पढ़ रहे हैं ना, 1789 से 1945 के बीच में, ये सारी कॉलोनीज इन्होंने बनाई, डायरेक्ट रूल या इनडायरेक्ट रूल जैसे भी करके, इसी टाइम की बातें हैं, ये कहना चाह रहे हैं इस बुक के अंदर, जो कि हमको पता लगे, और इस बुक के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है। यहाँ आप दोबारा इट रूल द वर्ल्ड फॉर 2 centuries एंड पॉपुलेटेड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ इट्स परमानेंटली। 2 सेंचुरी के लिए रूल करा, वहाँ पे अपना बहुत परमानेंट सेटलमेंट टाइप से सिस्टम रहा। ये बताया while the domination has receded with the decolonization and development। जबकि अब क्या हो चुका है, जैसे जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक कॉलोनी थी यूरोपियंस की। ठीक है, आज के दिन क्या हो चुका है, आज के दिन रिसीड कर चुके हैं, वो जो कॉलोनियलिज्म था ना वो डीकोलोनाइज हो चुका है, डीकोलोनाइजेशन हो चुका है। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन हो चुका है, और बाकी उन्होंने जो भी एक्सप्लॉइट करा था या जो भी करा था, उसके बाद सारी डेवलपमेंट भी दोबारा हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब वर्ल्ड के मैप में हमको पता है ये यूरोप है, सपोज करते हैं ये यहाँ अगर यूरोप है, तो यूरोप के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यूरोप यहाँ है, तो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज तो जैसे इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, यहाँ पर सारे जावा वगैरह होगी, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी कंट्रीज ईस्ट में पड़ती है ना, ईस्ट और साउथ सदर्न एरिया के अंदर। तो वही बताया जा रहा है कि साउथ एंड ईस्ट और सदर्न ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने ये सब करा। साउथ ईस्ट और सदर्न ईस्ट एशिया के अंदर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। उन कॉलोनीज ने उस रूल को बहुत टाइम गैप के बाद दोबारा हटा के रिप्लेस भी करा। तो यही सब था। तो इसलिए कहा जा रहा है इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंस इज ऑब्वियसली नॉनलेस, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हमें समझ आ गया, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड, ठीक है, थर्ड, इट इज अ कल्चर विच वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी सीजलेसली इनोवेटिव, डायनामिक एंड एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लोरटरी। अब इसमें कहा गया है कि जो यूरोपियन का कल्चर है ना, था या जो अभी है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। ठीक है, इनोवेशंस बहुत देखने को मिलते हैं उनके कल्चर के अंदर, या उनमें एक बहुत डायनामिक, क्या बोलते हैं, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा
हर एक फ़ील्ड के अंदर उनका इनोवेशन है। डायनामिक इनोवेशन तो है ही, डायनामिक है वो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटल है। बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सप्लोरेटरी भी, एक्सप्लोर करते हैं वो बहुत ज़्यादा। इनोवेटिव है, डायनामिक है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट कर के सीखते हैं, इनोवेशन करते हैं हर फ़ील्ड के अंदर, कोई भी फ़ील्ड हो। यूरोपियंस किसी भी चीज़ में एज़ सच पीछे नहीं है किसी भी चीज़ से। हर चीज़ में उनकी या तो उनकी रैंक फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, या मतलब इन द टॉप 10 होंगे वो, यूँ कह सकते हैं। किसी भी फ़ील्ड में हो, वो चाहे कोई इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे ना, चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे कोई भी स्टडीज़ हो, ज्योग्राफिकल रिसर्चेज़ हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा योगदान होता है उनका, ये बताना चाह रहे हैं। तो इट इज़ ओरिएंटेड परमानेंटली टू द फ्यूचर फ्रॉम व्हिच इट डिराइव्स होप एंड इंस्पिरेशन, and it is unafraid of its past and tradition, which it is every prepared to transform while exploiting it to the full. अब इसमें कहा गया है कि जो भी है ना, ये लोग जो यूरोपियंस होते हैं ना, वो फ्यूचर में यूरोपियंस जो यूरोपियंस हैं, वो फ्यूचर के अंदर एक होप देखते हैं। होप है उनके अंदर फ्यूचर के लिए, एक इंस्पिरेशन है। उस होप और इंस्पिरेशन को वो साथ लेके चलते हैं। जो भी आज के टाइम उनमें कोई भी, अगर वो सोचते हैं कि हमको ये चीज़ चेंज करनी है, तो वो पूरी हद तक पूरी कोशिश करते हैं ट्रांसफ़ॉर्म होने की। अपने कल्चर को या सब चीज़ों को वो ट्रांसफ़ॉर्म करने की हिम्मत रखते हैं पूरी हद तक। अपने पास्ट को, अपने ट्रेडिशन को, हर चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने की वो करते हैं, ताकि एक न्यू होप और इंस्पिरेशन जागे और नया इनोवेशन होए उनकी उसके अंदर, कल्चर के अंदर, या पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं। आगे क्या है? सच प्रीप्यू preputal innovation and drive to explore of both the outer world around us and the inner world of self within us. It is so immensely attractive to other culture. अब इसमें आगे क्या कहा गया है? इसमें कह रहे हैं कि जो उनका इनोवेशन की जो एक जिद कह लेते हैं, जो ड्राइविंग फोर्स है उनके अंदर सब कुछ एक्सप्लोर करने का, चाहे वो खुद की आउटर वर्ल्ड हो, चाहे वो आउटर वर्ल्ड हो, ठीक है? चाहे वो आउटर यूरोप से बाहर वाली देश की जो भी उसको एक्सप्लोर करना हो, चाहे यूरोप के अंदर ही खुद की कंट्रीज़ के अंदर उनको एक्सप्लोर करना हो, तो वर्ल्ड ऑफ सेल्फ विदिन अस मेड इमेंसली अट्रैक्ट करते हैं अदर कल्चर्स को। जो इनकी आदत है कि हम बाहर की कंट्रीज़ से भी सीखेंगे और खुद की कंट्रीज़ के अंदर भी सीखेंगे, डेवलप करेंगे चीज़ें। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव टू अदर कल्चर्स, और कल्चर के मतलब और कल्चर के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यूँ नहीं है कि अपने ही बारे में अपने ही उस पे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और खुद का भी सोचते हैं। आगे क्या है? इफ मॉडर्न is understood as the tendency to perpetual exploration, innovation, and transformation, then it may be possible to conceive a universal human culture. अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कही है, इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए अपने अंदर। क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि अगर सब लोगों के अंदर ये जो मॉडर्नाइज़ेशन आई है ना, जो यूरोप के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर आई थी 1700 वो 1890 1789 से लेकर 1945 के बीच में जो मॉडर्नाइज़ेशन आई थी ना, जो मॉडर्नाइज़ेशन आई थी, जिस मॉडर्नाइज़ेशन के उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लोरेशन करी, बहुत ही इनोवेशन करी बहुत सारी, और ट्रांसफॉर्मेशन करा बहुत चीज़ों का। अगर यही तीनों चीज़ें हर कल्चर में हो, या फिर हर कोई इन तीनों चीज़ों को अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेना, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन कल्चर बन जाए। कितनी ही शान की बात होगी जब कभी ऐसा होगा, अगर फ्यूचर में कि यूनिवर्सल ह्यूमन कल्चर बन जाए। जो कल्चर होगा वो यूनिवर्सल होगा, सबका ह्यूमन कल्चर। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो मॉडर्नाइज़ेशन के बिहाफ़ पे पॉसिबल हो सकता है, जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, जब हर सोसाइटी के अंदर ये 3 फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल है, जब यूनिवर्सल ह्यूमन कल्चर बन सकता है, नहीं तो और चीज़ें भी हो सकती है, पर मेनली जभी ही हो सकता है अगर
सबको एक ह्यूमन कल्चर कॉमन, किसी को ऐसे नहीं कि मैं यूरोपियन हूँ, इंडियन हूँ, ये ऐसे ना करके एक यूनिवर्सल ह्यूमन कल्चर बन जाए तो कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी खत्म हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ह्यूमैनिटी बढ़ेगी लोगों में, ह्यूमनिज़्म बढ़ेगा, लोग हेल्पफुल ज़्यादा होंगे, वॉर्स कम होंगे, ये लड़ाई झगड़े कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो इन फ्यूचर। तो आगे चलते हैं। अ, this is the sense in which the most optimistic and far-sighted modernist from non-European culture understood modernity and hence the importance of Europe, which first transformed itself in this manner. Okay, क्या है? This is the sense in which the most optimistic and far-sighted modernist from non-Europe culture understood modernity. अब इसके अंदर यही बात करी गई है कि जो ये कल्चर है ना, इसको बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक विजन, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़िया विजन के हिसाब से देखा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक विजन और फार साइटेड जो मॉडर्निस्ट होते हैं ना, जो बहुत दूर का देखते हुए चलते हैं, वो जो मॉडर्निस्ट है, जो राइटर्स हैं, जो भी ये हिस्ट्री देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो कि नॉन यूरोपियन है, यूं नहीं कह सकते हम फेवर ले रहे हैं, जो नॉन यूरोपियन कल्चर के हैं, वो इस मॉडर्निटी को समझते हैं और उसको हेंस इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोप, उसी की वजह से हमको पता लगा कि क्या इंपॉर्टेंस है यूरोप की। उन्होंने पहले तो अपने आप को ट्रांसफर करा उस मैनर के अंदर, समझ रहे हो? जो मॉडर्निस्ट यूरोप वाले नहीं है, नॉन यूरोपियन है, वो उस मॉडर्निटी को समझते हैं। तो उस मॉडर्निटी को समझने के लिए तो यूरोपियन कल्चर तो बड़ा जरूरी है कि उन्होंने पहले अपने को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। यूं तो है नहीं कि पहले उनमें रिलीजन नहीं था या कोई भी चीज नहीं थी, ऐसा तो था नहीं। सब में अपने रिलीजन कल्चर सब चीजें होती हैं, पर उन्होंने ऐसा कैसे किया कि इतनी इनोवेशन हुई, डायनामिक एक्सपेरिमेंटल हुए, वो इतना एक्सप्लोर करा उन्होंने। तो इसलिए भी जाननी जरूरी है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इस टाइम पीरियड की। आगे, most of the modern could also be understood as a specific set of structure in politics, economics, society, international relation and the culture। जो ये मॉडर्निटी है ना, जो मॉडर्निटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो ये मॉडर्निटी है, वो हम कैसे-कैसे जान सकते हैं? क्या वेज़ है? पहले तो हम यूरोप के उस टाइम के बारे में हम यूँ लगा लें, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, पॉलिटिक्स के बारे में जान लें, ठीक है? उनकी उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में जानें और अगर सोसाइटी के बारे में भी जानें एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड कल्चर के बारे में जानें उस टाइम के। तो हम उस मॉडर्निटी क्यों आई, कैसे आई, हम कैसे वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए, तो इन चीज़ों से पता लग सकता है। In the politics, economics, society, international relation and culture. आगे, the proper modern would be belong to these two centuries in Europe। जो proper modern यूरोप कहलाया जाता है ना, वो सिर्फ इन्हीं 2 सेंचुरी के बिहाफ पर ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 सेंचुरीज थी ना, इसके अंदर ही मेन जो मॉडर्निटी दिखती है वो इसके अंदर ही शो होती है। फर्दरमोर, आगे बढ़ते हैं। A culture which is passing into the history as the postmodern begins its career at the end of the 20th century। जो कल्चर जिसको हम बोलेंगे जो पोस्ट मॉडर्न कल्चर है, जो पोस्ट मॉडर्न कल्चर जो शुरू हुआ, वो शुरू कब हुआ? मिड ऑफ 20th सेंचुरी के बाद, आफ्टर आफ्टर मिड ऑफ 20th सेंचुरी के बाद पोस्ट मॉडर्न टाइम शुरू हुआ, जो राइटर्स और जो मानते हैं, हिस्टोरियंस जो मानते हैं। आगे फर्दरमोर, our studies would deal with how this universal attribute of modern, the compulsion to explore, innovate, and to transfer, were first experienced as a regional culture of the globe। मतलब कि हम ये पढ़कर ये जानेंगे या फिर जानना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सल जो एट्रीब्यूट आया मॉडर्निटी का, या फिर जो एक्सप्लोर करने का जो वो है, इनोवेशन का जो इनबिल्ट आया है जैसे भी, या ट्रांसफॉर्मेशन का, फर्स्ट किस रीजन में आया, किस रीजन ऑफ ग्लोब के कल्चर में आया और कैसे आया। तो उसका आंसर तो हमें पता था, यूरोप के अंदर आया और दीज 2 सेंचुरीज के अंदर आया। It would help us to understand better how similar universal model compulsion may be expressed through the formation of other regional but modern culture of our world,
as they also pursue the course of modernization. अब इसको समझने वाली बात देखो, मॉडर्नाइजेशन कितनी बड़ी टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. इट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. सिमिलर यूनिवर्सल मॉडर्न कंपल्शन में बी एक्सप्रेस थ्रू द फॉर्मेशन, जैसे कि कैसे फॉर्मेशन हुई ऐसे ही सेम कल्चर के और कल्चर रीजनल बट द मॉडर्न कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे ऑल्सो परस्यू द कोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. मतलब सब बहुत यूरोप के अंदर भी अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से मॉडर्नाइजेशन आई है. ठीक है, वो अलग अलग टाइप से मॉडर्नाइजेशन कैसे आई, पहले जैसे माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इंग्लैंड में पहले आई थी, वैसे ही मॉडर्नाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, कैसे आई, वो आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे. The foundation period may be traced to the revolutionary half century from late 18th century to the beginning of 18th century. Sorry, 18th, when the three revolutions occurred almost simultaneously: the English industrial, the French, and the American. So now my book tells जो मॉडर्नाइजेशन थी उसका जो फाउंडेशन पीरियड है ना कब शुरू हुआ वो ट्रेस किया जाता है. जो रिवोल्यूशनरी और फाउंडेशन पीरियड था, रिवोल्यूशनरी हाफ सेंचुरी फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी. जो जो 18th सेंचुरी है ना, जो 18th सेंचुरी है ना, उसके अंदर जो आधी हाफ से जो नीचे वाली है, मतलब कि 1750 के बाद वाली जो सेंचुरी है, तब से लेकर बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 19th सेंचुरी शुरू नहीं हुई थी, मतलब कि 1799 तक लगा लो, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सॉरी 18 लगा लो, क्योंकि उसके बाद तो 18th सेंचुरी शुरू हो जाएगी, तो बिगिनिंग ऑफ द, या फिर यूं लगा लो कि 1801 तक, ऐसे कि बिगिनिंग के अंदर ही था, इससे ज्यादा नहीं था. मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में कि 1750 से लेकर कुछ 1801 तक, या इस टाइम पे ट्रेस किया जाता है मॉडर्नाइजेशन की. जो फाउंडेशन पीरियड कहा जाता है वो इस टाइम को कहा जाता है. और इसमें बताया गया है कि तीन रेवोल्यूशन अकर हुए थे एक साथ में ही, एक लाइन वाइज कह लो या एक ही उसी टाइम के इर्द गिर्द हुए थे, जैसे जो कि इंग्लिश इंडस्ट्रियल, द फ्रेंच एंड द अमेरिकन, ये तीन रेवोल्यूशंस हुए थे. एंड नाउ almost we tend to talk of English Industrial Revolution, it is forgotten that a nearly revolutionary transformation occurred in Britain during this half century when a new kind of politics, democratic and modern, was established. अब इसके अंदर ये बोला गया है कि जो इंडस्ट्रियल इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ना, वो तो हमको याद है, पर हम ये भूल चुके हैं उसी टाइम के अंदर ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के अंदर उसी हाफ सेंचुरी मतलब 50, तो 50 ईयर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 1 सेंचुरी में, तो हाफ सेंचुरी 50 ईयर्स. तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटेन के अंदर भी न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुआ था. उसी के न्यू सिस्टम था, डेमोक्रेसी का भी पॉलिटिक्स का भी, मॉडर्न हुआ था सब कुछ उस टाइम ही. उसी की एस्टेब्लिश ब्रिटेन के अंदर इन तीनों चीजों की एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है. द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द मोस्ट thoroughgoing for being self-consciously a revolution that sought to overthrow the past and tradition without pretending to defend a supposed path. अब इसमें बड़ी ही अच्छी बात बोली है, देख इसमें बोला गया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, वो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव कह सकते था, क्योंकि उसके अंदर इतनी सेल्फ कॉन्शियसली उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया था. जो उन्होंने अपना जो पास्ट और ट्रेडिशन था ना, उसको डिफेंड ना करते हुए, अगर कोई चीज गलत है पास्ट और ट्रेडिशन में, उसको बदला, उसको बोला कि हाँ ये गलत है, एंड उसको चेंज किया. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हुआ. और आगे, वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री हैज बीन इट्स डिवीजन इनटू द नेशनल स्टेट. अब दिक्कत कहाँ आती है यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए? यूरोपियन हिस्ट्री ना डिवाइड हो रखी है नेशनल स्टेट में. जैसे हमने बहुत सारी नेशनल स्टेट पढ़ी थी, जैसे जर्मनी की अलग है, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ये सारे मतलब अलग अलग नेशनल स्टेट बने हुए थे उस टाइम पे. तो इन सब की ना एक अपनी अलग नेशनल स्टेट के हिसाब से हिस्ट्री डिवाइड करी है, डिवीजन किया उन्होंने अपनी हिस्ट्री का.
तो अब दिक्कत कहाँ आती है, उस डिवीजन की वजह से दिक्कत आ रही है। आगे देखते हैं कैसे। While it may suit a German or French to devote extraordinary effort to study German or French history, it makes little sense for us to focus on individual national history। क्योंकि देखो इसमें एक आया कि अब जैसे फ्रेंच या जर्मनी का जो बंदा है या फ्रेंच का बंदा है, वो अपने नेशन की हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो उसके खुद की अपने नेशन की हिस्ट्री है। पर हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी उसके लिए है, क्योंकि क्योंकि वो एक इंडिविजुअल हिस्ट्री के ऊपर फोकस है, इस वजह से अपने लिए कम बेनिफिशियल है। आगे बोलते हैं ये कि वी आर कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। हम जो है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के लिए कंसर्न है, यूं नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर नेशन की हिस्ट्री पढ़ने, हम पूरी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। द मॉडर्न, जो कि मॉडर्न एंड ऑफ दिस यूरोप इन दिस composite diversity is the example। National variants are useful only as a type or instance of specific phenomena and trend। जो नेशनल हिस्ट्री है ना, उसके कुछ ही वेरिएंट्स काम क्यों है हमारे लिए। कुछ फिनोमिना जो हैं, जो स्पेसिफिक कोई फिनोमिना पढ़ना है या फिर कोई पर्टिकुलर नेशनल हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री बाय देमसेल्फ में। क्योंकि क्या है ना, जो नेशनल हिस्ट्री है ना, जो लिखते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेशन मतलब अपनी ही बड़ाई करी होती है। तो प्रिप्यूटेट द नेशनल मिथ्स, जिसके अंदर ये जो पहले से चलती आ रही कंटिन्यूसली जो मिथ्स हैं उसको भी बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं। और ये डिस्टोर्ट और डीफेस द कंपोजिट पिक्चर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न यूरोप। ये इस पिक्चर को भी क्या बोलते हैं, इस पिक्चर को भी गलत साबित करते हैं कि इकट्ठा या फिर मॉडर्नाइज्ड यूरोप था, या फिर उस पिक्चर को भी डीफेम करते हैं खुद की बड़ाई करने के लिए, खुद की हिस्ट्री को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। पूरी जो इनकी यूरोपियन हिस्ट्री है उसके अंदर डीफेस करते हैं उस चीज को। इसलिए भी हमको दिक्कत आती है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने में। Therefore, national history has been avoided, but national study case of particular phenomena has been included in order to present the most illuminating example of penuria of certain type of development like democratic politics in the 19th century। अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि इसीलिए अवॉइड की जाती है नेशनल हिस्ट्री पर्टिकुलर केसेस के अंदर लेने थे, ये जो रीजन थे। पर कुछ केसेस में नेशनल हिस्ट्री हम पढ़ते भी हैं, इंक्लूड भी करते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो कैसे शुरू हुई, कौन सी स्टेट से हुई, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर इवेंट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेशनल हिस्ट्री का यूज भी करते हैं। पर उस डेप्थ तक नहीं, पूरा सच्चाई मानकर नहीं चलते हैं। तो द एक्सट्रीम केसेस ऑफ सच फिनोमिना लाइक जैसे कि काउंटर रेवोल्यूशनरी इरिलेशन इरिलेशनलिटी इन द 20th सेंचुरी के अंदर जो भी थी वो लगा लो, उन सब के लिए हम करते हैं। द कोर्स हैव 14 यूनिट्स। ये हो गया कोर्स का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अब बता दें कि 14 यूनिट्स है कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक सब कवर है इस बुक के अंदर। अब ये ब्रीफ आइडिया दे रखा है हर यूनिट के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे introduce you to the study of the modern state and the politics which give reference to the main features। जो मॉडर्न स्टेट फॉर्म हो रखी थी उसके बारे में और जो उसकी पॉलिटिक्स थी उसके मेन फीचर के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। द मॉडर्न स्टेट इज मार्क्ड बाय एन इफेक्टिव मोनोपोली ऑन वॉयलेंस। इसमें क्या है, जो मॉडर्न स्टेट होती थी ना उसके अंदर एक मोनोपोली होती थी जो वॉयलेंस से चलती थी, या तो डायरेक्ट रूल के हिसाब से एंड बाय ब्यूरोक्रेसी विच हैव सेंट्रलाइज्ड ऑल रूल। मोनोपोली होती तो मतलब एक राजा है, मोनोपोली का मतलब पता ही होगा। मोनोपोली के अंदर एक हेड होता है या कोई राजा किंग हो गया, तो वो किंग ही अपनी पूरी प्रजा का रूल्स को डिसाइड कर रहा है, या फिर उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हिंदी में हम बोल सकते हैं कोई वजीर सिपाही ऐसे, या फिर वो डायरेक्टली रूल कर रहे हैं उन सब लोगों के ऊपर। तो ये हो गया। तो ऐसा रूल चलता था उस टाइम पे। बट इट गेन्स such vast power by mobilizing the population into politics through civilians party। पर अब बात ये आती है कि ये इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ। पीपल का मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बहुत ही बड़ा मास ऑफ पीपल किसी चीज को कर रहा है, उसको मोबिलाइजेशन बोलेंगे।
तो जो मोबिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हुई पॉलिटिक्स के अंदर वो हुई के थ्रू सिविलियन पार्टी के थ्रू हुई एंड इट legitimize itself by calming claiming to rule the name of people। जिसने ऐसे कहा कि ऐसा बोला कि हम पीपल के रूल के हिसाब से रूल कर रहे हैं, हम कोई मोनोपोली वाली वो नहीं है, पर हम सबकी सहमति के साथ चलते हैं, पर ऐसा था नहीं। One of the best instruments for which such a mobilization of people has been found to be nationalism। जो इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वेशन रही पॉलिटिक्स के अंदर वो एक कारण की वजह से कही जा सकती है, जो कि है नेशनलिज्म की वजह से। लोगों के अंदर भाई हमारा नेशन आ गया था, कि ये जैसे हिंदुस्तान हमारा देश है, वैसे लोगों में भी ऐसे नेशनलिज्म आने लग गया था। और द आइडियोलॉजी ऑफ सिंगल कल्चर कोसाइडिंग विद अ सिंगल पॉलिटिकल टेरिटरी। और ये भी आ गया था कि भाई जो एक कल्चर है ना, अगर यूं लगा लो जैसे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ, सिंगल कल्चर का मतलब जैसे हिंदू है तो हिंदू एक देश बने, मुस्लिम है तो मुस्लिम एक देश बने, ऐसे। तो ये आइडियोलॉजी आ गई थी कि एक कल्चर का एक देश होना चाहिए, पॉलिटिकल टेरिटरी होनी चाहिए एक कल्चर की। और एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन ऑफ नेशनलिज्म हैज बीन एजुकेशन। और जो ये नेशनलिज्म लोगों में आ रही थी वो एजुकेशन की वजह से भी आ रही थी। फॉलोड बाय कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन चल रहे थे उस टाइम में, या जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी उसकी वजह से, स्पोर्ट्स एंड फाइनली सिंपल प्रोपोगेंडा की वजह से। कि लोगों की इतनी भागीदारी हुई कैसे, ये बता रहे हैं। ये पता लगेगा हमको कि इसके अंदर पॉलिटिक्स वगैरह के सिस्टम में हुई कैसे, तो वो सब बताया जा रहा है कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, वो अलग अलग तरीके से आई थी भाई। एक सिंगल कल्चर को एक ही टेरिटरी मिलनी चाहिए, अलग अलग फिलोसफी चल रही थी उस टाइम पे। But people in general are free to mobilize themselves around any interest and their right। पर उस टाइम पे ऐसी कोई फोर्सफुल चीजें नहीं थी कि हाँ हम एक नेशन है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वो बातों में था, सबके दिमाग में था, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो फ्री थे अपने आप मोबिलाइज करने के लिए, कहीं भी जा सकते थे, आ सकते थे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके राइट्स थे कुछ, तो वो उनके थे। देयरफॉर initiatives from below are possible and do occur, leading to a panicular mobile politics of the masses, which is typically modern। तो यही है जो मॉडर्न टाइप की पॉलिटिक्स होती थी। ये फर्स्ट यूनिट में इस चीज के बारे में होएगा। अब सेकंड यूनिट के अंदर, सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर यू विल लर्न अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उसके जो कॉन्सिक्वेंस डेवलपमेंट थी वो हुई थी, जो रेवोल्यूशन वाज फॉलोड बाय द न्यू पॉलिटिकल, जो नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी उसके बाद, उसके बारे में बताएंगे। इट नॉट ओनली ब्रॉट द मेजर चेंजेस, ये सिर्फ कोई खाली मेजर चेंजेस फ्रांस की पॉलिटिक्स में नहीं लाया था, बट इट लीगलाइज इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न यूरोप। खाली फ्रांस की पॉलिटिक्स में बदलाव ना लाते, पूरे यूरोप के अंदर एक जनरल चेंज आया था। द रेवोल्यूशन abolished फेडरल स्ट्रक्चर इन फ्रांस एंड paved द वे फॉर emergence ऑफ द मॉडर्न स्टेट। जब जो ये फेडरल पुराना स्ट्रक्चर चलता था मोनोपोली का, वो सब हटा के डेमोक्रेसी की तरफ या अलग सिस्टम से मॉडर्न स्टेट का फ्रांस का एक इमरजेंस हुई थी। थर्ड और फोर्थ यूनिट में ये पता लगेगा। फोर्थ के अंदर एक्सप्लेन्स द मेजर चेंजेस इन द डोमिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी इन यूरोप। जो भी मेजर चेंजेस आए आइडियोलॉजी के अंदर, यूरोप के अंदर, वो बताया गया। हाउ द आइडियाज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स चेंज द प्रिवेलेंट पावर स्ट्रक्चर। जो जो अलग अलग थिंकर्स थे उनकी वजह से कैसे कैसे यूरोप के अंदर बदलाव आया, क्या चेंजेस आए, वो पता लगेगा। फिफ्थ यूनिट के अंदर टेल अस अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय द ग्रेट पावर्स। फिफ्थ यूनिट में हमको ये बता जो ग्रेट पावर्स के जो एफर्ट थे, लाइक जो ग्रेट पावर थे, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, to withdraw the political map sorry we redraw the political map through the complicated structure of alliance। कि ये जो चार पावर होता है, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड, इन चारों ने की वजह से, इन चारों से मिलकर या जैसे भी अलायंस बनाई, उसके हिसाब से जैसे पॉलिटिकल जो मैप था इन्होंने दोबारा ड्रॉ करा लाइंस कि भाई ये देश इसके अंडर आएगा, ये ऐसे। तो वो पॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ हुई। देयर एफर्ट्स फेल्ड बिफोर द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म। इनके जो एफर्ट थे वो फेल हो गए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फोर्स हो रहा था, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म आ गए थे यूरोप के पीपल में उस टाइम तक। तो यूरोप विटनेस आई सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स हुए इस टाइम के बीच में, 1830 से 1848 तक। नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट के अंदर डील्स विद द प्रोसेस ऑफ डी प्रोसेस ऑफ द डेमोक्राइजेशन इन द यूरोप पॉलिटिकल सिस्टम।
एंड पार्लियामेंट बिगेन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सिक्स में ये बताया जाएगा जो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी आई कैसे यूरोप के अंदर कैसे, और जो पार्लियामेंट कैसे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती थी गवर्नेंस के अंदर उस टाइम पे। सेवेंथ सेवेंथ और एट यूनिट में we will introduce you to the process and the feature of industrialization England, France, Germany, Russia। जो भी प्रोसेस या फीचर थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जो इंडस्ट्रियाज इतनी बनने लगी थी, सब कुछ इंडस्ट्रीज बेस्ड हो गया था, तो वो कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या फीचर्स थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इसके बारे में बताया जाएगा। वी हैव ट्रेस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिनिंग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री इंग्लैंड में बिगेन हुई थी। Comparison of four countries in intrusive in showing the way industrialization in Europe proceed by different route towards the capitalism production। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी इन चारों कंट्रीज के अंदर, वो कैसे कैपिटलिज्म कमोडिटी प्रोडक्शन के अंदर कन्वर्ट हुई। कैपिटलिज्म वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे क्या है, पर मोटा मोटी बताऊं तो मैं आपको कि जो बिजनेस प्राइवेट हो जाए, सब सेक्टर्स प्राइवेटली, कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन ना हो इंडस्ट्रीज के अंदर, सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड करे जाए, तो वो वाले रूट पर कैसे पहुंच गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो वो थी। आगे ninth unit deal with the nationalism as the idea and the belief that mobilize the organization of people in single territory। जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो नेशनलिज्म एक राष्ट्र का जो सोच थी, सॉरी, जो खुद के देश की एक सोच थी, वो सोच कैसे लोगों के अंदर, उसकी वजह से जो सिंगल टेरिटरी का जो सोचा है वो कैसे आई। नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफन precede the national state। There are some nationalism where the congruence between nationalism and state was an easy one। जो नेशनलिज्म और स्टेट को एक ही चीज मान के चलते थे, उस सोच का कैसे डेवलपमेंट कैसे आई वो सोच लोगों में। द मोस्ट फेमस एग्जांपल आर ब्रिटेन एंड फ्रांस। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटेन और फ्रांस, ये नेशनलिज्म और स्टेट के उसमें। देयर आर अदर नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट व्हिच टुक लॉन्ग टू एक्वायर देयर ओन एक्सक्लूसिव टेरिटरी। खुद की टेरिटरी बनाने के लिए द बेस्ट एग्जांपल इज जर्मनी एंड इटली। बहुत सारे मूवमेंट हुए नेशनलिज्म के जिससे ज्यादा टेरिटरी, एक्सक्लूसिव टेरिटरी। द ब्रॉड स्पीकिंग मॉडर्न यूरोप विटनाइजेस थ्री काइंड ऑफ रिजीम। तीन काइंड ऑफ रिजीम उन्होंने विटनाइज, द लिबरल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड रेसिस्ट। इन तीनों टर्म के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे नाइन्थ यूनिट में। तो आगे टेंथ यूनिट we discuss about the major liberal democratic regime of Germany, Britain, France। It gives you some idea about the post World War One period which threw up these regime। तो 10 यूनिट में हम और ज्यादा फोकस करेंगे लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर, जो कि तीन रिजिम्स में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के अंदर हुई, और इस आइडियोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर वन के बाद। दिस यूनिट provide political climate and economic scenario of the war which accounted for the specificity of this liberal democratic regime of Germany, Britain and France। उसी इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स पे वॉर के बाद, वो बताया गया टेंथ में। नेक्स्ट 11 deal with the socialism and narrate the process of establishment of socialism in Russia following the Russian Revolution of 1917। आगे सोशलिज्म जो थी रशिया के अंदर, एक कैसे रेवोल्यूशन लेके आए, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसे रेवोल्यूशन लेके आई, जो कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 के अंदर। यू विल गेट द आइडिया हाउ अंडर स्टालिन इकोनॉमी वाज ब्रॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल एंड हाउ डिड ही एलिमिनेटेड पॉलिटिकल ओपोजिशन। अब इस टाइम पे स्टालिन, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टालिन वो था, जो स्टालिन मोनोपोली कर रहा था उस टाइम पे, तो उसके टाइम पीरियड के अंदर जैसे इकोनॉमी जो थी वो स्टेट के कंट्रोल में, पूरी जो इकोनॉमिक्स थी वो पूरी स्टेट के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, और कैसे जो उसने अपनी ओपोजिशन को एलिमिनेट खत्म किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। 12th unit introduce you to the concept of colonialism and imperialism and also the nature and the stage of colonialism, rise of fascism इन यूनिट 13। 12th के अंदर तो हम कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनकी स्टेजेस के बारे में, और 13th में हम फेसिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
यू विल लर्न अबाउट द रीजन ऑफ फैसिज्म, क्यों आया वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप के अंदर, ये पढ़ेंगे। बेसिक फीचर ऑफ फैसिज्म पढ़ेंगे, एंड नासिज्म एंड इट्स ब्रूटल फोर्स पढ़ेंगे। अब लास्ट यूनिट है 14 यूनिट, डील करती है टू वर्ल्ड वॉर्स के अंदर, दो जो वर्ल्ड वॉर है तो उसके अंदर। एंड द वॉर not only brought about the havoc upon mankind but significant alerted the political map of Europe। दो वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे और किस हिसाब से इतनी जो डरावनी सिचुएशन हुई थी या भयानक स्थिति थी मैनकाइंड की, वो कैसे पॉलिटिकल मैप के ऊपर अल्टर हुआ, बाउंड्रीज चेंज हुई, पॉलिटिकली क्या चेंजेस आए, एंड क्रिएटेड एन एंटायर न्यू entire new enlightenment of the world forces. Hope you will be able to have a good knowledge about the development in Europe from the French Revolution to the end of World War II। तो ये हुआ हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम, ये तो जैसे इंट्रोडक्शन है, आपको इस बुक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो किसी को किसी चीज, मैं अगर आपको कोई चीज पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ना, बेसिक नॉलेज। तभी या तो आपको पता लगेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या-क्या मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी इस किताब के अंदर, वो पता लगेगा। और उस हिसाब से आपको सिलेबस पता हो तो आप उस हिसाब से अपनी पाथवे आगे बनाते हो। तो मैंने ये सारा आपको सिलेबस बताया, इसके अंदर क्या है, कैसे पढ़ेंगे, और ये यूनिट्स है। आगे-आगे मैं हर एक लेक्चर में 1 यूनिट कवर करूँगी। हर 14 यूनिट है तो 14 प्ले 14 वो आएँगी, वीडियोज़ आएँगी। वो डेली बेसिस पे या जैसे भी आएँगी, वो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, तो आप उससे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तो अभी लास्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको पता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए हम क्या पढ़ेंगे, क्या है आगे। आगे और हम अच्छी तरह डीप से पढ़ेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करेंगे, और थोड़ा फास्ट अप करेंगे प्रोसेस। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन टेक अ लॉन्ग टाइम। जो मेन टॉपिक है उसको हम अच्छी तरह, आपको पेपर के हिसाब से अच्छा मटेरियल बनेगा और अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो आप बहुत ही अच्छा पेपर लिख के आओगे। सो थैंक यू गाइस लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।